हेलो गाइस, नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है कम्बिनेशन ऑफ रेशियो। ठीक है, रात के 11:30 बज रहे हैं और हमारा सोने का जनरल टाइम है 10 बजे। लेकिन आज अभी हमारा मन किया, अचानक से नींद खुली, तो आज सुबह में हम कम्बिनेशन ऑफ रेशियो का वीडियो बनाए थे। तकरीबन 1 घंटे का वीडियो बनाने में 1.5-2 घंटे का समय लगा था। लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ था कि शायद माइक ठीक से नहीं एडजस्ट हो पाया था फ़ोन में। इसके कारण रिकॉर्डिंग तो हो गई थी लेकिन आवाज़ उसमें नहीं आई थी। ठीक है, तो थोड़ा मन में असंतुष्टि जैसा लग रहा था, इसलिए सोचा कि चलो अभी जो ही थोड़ा ही देर का वीडियो बनाएंगे, लेकिन बनाएंगे 15 मिनट 20 मिनट, जितना देर तक का हम बना पाए। ठीक है, कम्बिनेशन ऑफ रेशियो ये समझना, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अर्थमेटिक, एडवांस मैथ्स, हर एक जगह इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, दो अलग अलग अनुपातों को कंबाइन करने का जो प्रक्रिया है उसी को हम कम्बिनेशन ऑफ रेशियो कहते हैं। लेकिन कम्बिनेशन ऑफ रेशियो को समझने के पहले कुछ 1-2 कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी है। पहले हम उस पर डिस्कशन करते हैं। आइए देखते हैं। मान लो कि कुछ संख्या है, हम 4 संख्या लेते हैं, 16, 12, 20, 24। 4 संख्या हमने लिया। ठीक है, ये हैं A, ये हैं B, ये हैं C, ये हैं D। अगर इन चारों का अनुपात हमें लिखना हो तो इन चारों का अनुपात हम कैसे लिखेंगे? जो भी इन चारों में कॉमन फैक्टर है, यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उसे हम कैंसिल आउट कर देते हैं। जैसे 16, 12, 20 और 24 में 4 इनका कॉमन फैक्टर है, तो उस 4 को हम क्या करते हैं कि कैंसिल कर देते हैं। 4 को हम कैंसिल कर देते हैं, तब यहाँ बच क्या जाता है? यहाँ 4 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 5 बचेगा और यहाँ 8 बचेगा, 6 बचेगा, यहाँ 6 बचेगा। तो ABCD का वास्तविक मान है 16, 12, 20, 24 और इनका रेशियो वैल्यू यानी अनुपातिक मान है 4, 3, 5, 6। ठीक है, और ये जो 4 हमने कैंसिल किया था, ये इन चारों का कॉमन फैक्टर था, हाईएस्ट मैक्सिमम कॉमन फैक्टर था। अब देखिए इन चारों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जो मैक्सिमम कॉमन फैक्टर हमने कैंसिल आउट किया था, ये क्या हो जाएगा? HCF। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? ABCD का रियल वैल्यू यानी वास्तविक मान, ये हो गया रियल वैल्यू। और ये क्या हो गया? ABCD का रेशियो वैल्यू यानी आनुपातिक मान। ठीक है, मैथ्स का वीडियो कभी भी अगर आप देखना चाहते हैं, देख रहे हैं, अगर आप सिंसियर स्टूडेंट हैं, तो हमेशा ही एक कॉपी और एक कलम लेकर के बैठना चाहिए, ताकि कहीं पर अगर आपको थोड़ा सा ऐसा फील हो कि इसके आगे क्या होगा, वो समझना चाहें, तो आप वहाँ पॉज कर दें उसे और ख़ुद से प्रयास करें उस चीज़ को डील करने का। ठीक है, तो ये हमने 4 संख्या लिया था। अब यहाँ से देखिए, ये पूरा सिंप्लीफाइड किया हुआ है। यहाँ से देखिए, A का मान है 16, इसका रेशियो वैल्यू है 4। तो रेशियो वैल्यू के लिए हम जो टर्म यूज़ करते हैं, हम कहते हैं कि A का रेशियो वैल्यू है 4 यूनिट और A का वास्तविक मान कितना है? 16। तो 4 यूनिट का मान क्या हुआ? 16। यहाँ से 1 यूनिट का मान क्या हो जाएगा? 4। किसी से भी आप निकालिएगा, 1 यूनिट का मान उतना ही आएगा। जैसे अगर हम इससे निकालते हैं B का, तो B का रेशियो वैल्यू है 3 यूनिट और वास्तविक मान यानी रियल वैल्यू है 12, तो 1 यूनिट का मान क्या हुआ? 4। यही आएगा है। तो 1 यूनिट जो है इसमें देखिए, A का रेशियो वैल्यू 4 यूनिट, B का रेशियो वैल्यू 3 यूनिट,
सी का रेशियो वैल्यू 5 यूनिट, डी का रेशियो वैल्यू 6 यूनिट। 4, 3, 5, 6 इसमें अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो इन सब का HCF कितना यूनिट होगा? 1 यूनिट, और 1 यूनिट 4 के बराबर भी हुआ। यानी एक चीज़ आपने सीखा कि कभी भी रेशियो में जो HCF होगा, HCF का रेशियो वैल्यू क्या होगा? HCF का रेशियो वैल्यू हमेशा रेशियो वैल्यू क्या होगा? हमेशा 1 यूनिट होगा, और रियल वैल्यू तो जो होगा सो होगा ही। किसी भी रेशियो में HCF का रेशियो वैल्यू कितना होगा? 1 यूनिट, क्योंकि रेशियो में कुछ कॉमन रह ही नहीं जाता है, इसलिए रेशियो वैल्यू HCF का कितना हो जाता है? 1 यूनिट। देखिए यहाँ पर हमारे पास 4 संख्या हैं, क्या क्या? A, B, C, D। जब तक 16, 12, 20 और 24 था तब तक हम इन्हें कंबाइंड रेशियो नहीं कह सकते थे, लेकिन जैसे ही हमने इसे रेशियो के फॉर्म में लिख दिया तो ये क्या हो गया? कंबाइंड रेशियो हो गया। ठीक है, अगर मान लो कि ऐसा होता कि हम A को और C को एक साथ रखते, इन दोनों को एक अलग रेशियो बनाते, किसको? A अनुपात C को एक साथ रखते, तो ये 16 था और ये कितना था? 20 था। इस कंडीशन में इन दोनों का रेशियो वैल्यू क्या होता? 4 और 5। इनका HCF क्या होता भाई? HCF का रियल वैल्यू इनका क्या होता? 4। अच्छा, मान लो B और D को हम एक साथ रखते, B अनुपात D हम एक साथ रखते, तो ये है 12 और ये है 24। ठीक है, इनका रेशियो वैल्यू क्या हो जाता? 1:2, और इनका HCF क्या हो जाता? उस कंडीशन में HCF इनका क्या हो जाता? 12। ठीक है, अब देखिएगा इस स्थान पर A और C एक साथ है, B और D एक साथ है, इसका HCF कुछ और है, इसका HCF कुछ और है, इसलिए हम इन दोनों को कंबाइंड नहीं कह सकते हैं। मेरी बात आप समझ रहे हैं? A और C आपस में कंबाइंड है, B और D आपस में कंबाइंड है, लेकिन ये इसके साथ कंबाइंड नहीं है। क्यों कंबाइंड नहीं है? क्योंकि इनका HCF 4 है और इनका HCF 12 है। HCF का यूनिट वैल्यू क्या होता है? 1 यूनिट, यानी इसके 1 यूनिट का मान 4 है, जबकि इसके 1 यूनिट का मान 12 है, तो ये कंबाइंड नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इस जगह पर जब हमने चारों को एक साथ लिख दिया है तो सभी का 1 यूनिट, इवन B का भी 1 यूनिट आपको कितना आया था? देखिए B का 1 यूनिट कितना आया था? 4 आया था। D का भी 1 यूनिट आप निकालिएगा तो 4 ही आएगा। रेशियो वैल्यू है 6, यानी 6 यूनिट का रियल मान हुआ 24, तो 6 चौक 24, यानी 1 यूनिट का मान कितना है? 4। तो यहाँ पर A, B, C, D सब एक दूसरे के साथ कंबाइंड हैं, लेकिन इस तरफ AC और BD अलग अलग है, सब चारों एक दूसरे के साथ कंबाइंड नहीं है। A C के साथ कंबाइंड है और B D के साथ कंबाइंड है। ठीक है, तो कंबाइंड का शर्त क्या है? कॉम्बिनेशन में कब कहलाएगा? दो रेशियो जैसे A और B का रेशियो कॉम्बिनेशन में है, ऐसा हम कब कहेंगे? जब A और B दोनों ही के लिए 1 यूनिट का मान समान होगा। A और C दोनों ही के लिए 1 यूनिट का मान 4 है, 4 चौक 16, 5 चौक 20, यानी 1 यूनिट का मान यहाँ समान है। लेकिन C और B के लिए 1 यूनिट का मान यहाँ समान नहीं है, यहाँ 1 यूनिट का मान 5 चौक 20 है, यानी 4, यहाँ 1 यूनिट का मान 4, लेकिन यहाँ 1 यूनिट का मान कितना है? 1 यूनिट का मान तो स्पष्ट आपको 12 दिख रहा है, 2 यूनिट का मान 24, तो 1 यूनिट का मान 12।
तो एक यूनिट का मान इन दोनों के लिए 12 है और इन दोनों के लिए एक यूनिट का मान 4 है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके लिए एक यूनिट डिफरेंट है और इसके लिए एक यूनिट डिफरेंट है। इस कंडीशन में हम इसे कंबाइंड नहीं कह सकते हैं, मगर यहाँ पर इन सबको हम कंबाइंड कह सकते हैं। तो कॉम्बिनेशन का शर्त क्या हुआ, यहाँ से आपको ये बात समझ में आई होगी कि ये दोनों भी कंबाइंड कहलाता कब, जब इनके एक यूनिट और इनके एक यूनिट का मान समान होता। अगर एक यूनिट का मान समान है यानी HCF दोनों का समान है। ठीक है, अगर इतना आप समझ गए हैं तो हम आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा और नज़रिया समझेंगे। मैथमेटिक्स में इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि किसी भी कॉन्सेप्ट को हम कई एंगल से देखने का प्रयास करते हैं। जब कई एंगल से हम देखते हैं तो उसका कॉन्सेप्ट जाकर के एकदम क्लियर होता है, साफ होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, दो अलग अलग रेशियो हमें दिया गया है, A अनुपात B 5:8 है, C अनुपात D 12:7 है। अगर हम आपसे पूछेंगे कि A और B C और D के साथ कंबाइंड है, या हम सिंपली ऐसे पूछें क्या B C के साथ कंबाइंड है। पहला सवाल A B के साथ कंबाइंड है, तो आपका आंसर होगा हाँ कंबाइंड है, क्योंकि दोनों के बीच रेशियो का साइन है। इसका मतलब ही है कि इन दोनों से HCF को कैंसिल कर दिया गया होगा। तो जो भी HCF कैंसिल किया गया होगा वो तो इसके लिए भी होगा, इसके लिए भी होगा, लेकिन इन दोनों को काट करके जो HCF कैंसिल किया गया होगा वो इसके लिए HCF होगा, ऐसा ज़रूरी है। मतलब अगर इसका वैल्यू 20 रहा होगा, 5 × 4 20, तो इसका वैल्यू डेफिनेटली 32 रहा होगा, निश्चित रूप से 32 रहा होगा, तभी तो कट करके 5 और 4 ये 8 आया होगा। अच्छा, तो इसमें से क्या कटा भाई, 4 कटा, यानी इनका HCF 4 है। तो क्या C का भी मान 48 रहा होगा, ऐसा ज़रूरी है? ज़रूरी नहीं, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर A का मान 20 है तो B का मान 32 होगा, ये निश्चित है, लेकिन C का मान 48 होगा कि नहीं होगा ये निश्चित नहीं है। यानी हम इस अनुपात के बारे में ये नहीं कह सकते हैं कि C और D A और B के साथ कंबाइंड है या नहीं। हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि C A के साथ या B के साथ कंबाइंड है या नहीं। अगर इसका भी HCF 4 ही है, अगर जैसे इसका HCF तो 4 है मान लिया कि, और इसका भी HCF अगर 4 ही है तो कंबाइंड है, अदरवाइज कंबाइंड नहीं है। ठीक है, तो कंबाइंड करने का शर्त क्या होगा, HCF को बराबर कर देना। HCF यानी HCF का रेशियो वैल्यू हमेशा याद रखिएगा क्या होगा, HCF का रेशियो वैल्यू हमेशा 1 यूनिट होगा। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? ठीक है, दो अनुपात को कंबाइंड करने का मतलब होता है कि उनके HCF को आप समान कर दीजिए, वो क्या होगा, कंबाइंड हो जाएगा। ठीक है, अगर सवाल में यही कह दिया जाए कि हाँ भाई दोनों का HCF समान है, तब हम कहेंगे कि हाँ ठीक है तब कंबाइंड है। अच्छा, कंबाइंड होने के बाद क्या हो जाता है, अगर ये कंबाइंड है, अगर ये कंबाइंड है तो इसका 1 यूनिट और इसका 1 यूनिट बराबर होगा। उस कंडीशन में हम B और C के बीच एक कंपैरिजन का नज़रिया रख सकते हैं। अगर ये कंबाइंड नहीं होगा तो अभी तो हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि B बड़ा है कि C बड़ा है। देखने में तो C बड़ा लग रहा है, लेकिन वास्तविक मान C का B से बड़ा होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। B का वास्तविक मान A से बड़ा है ये तो एकदम तय है, लेकिन B का वास्तविक मान C से छोटा है ऐसा ज़रूरी नहीं है। हो सकता है इसका HCF रहे 5
तो बी का मान हो जाएगा, रियल मान हो जाएगा 40 और इसका HCF रहे 1 तो सी का रियल मान होगा 12। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि यूनिट वैल्यू मतलब एक यूनिट जो है किसका कितना है, इस पर डिपेंड करता है कि वास्तविक मान किसका क्या होगा। आप मेरी बात को समझ रहे हैं। जैसे हमारे पास 1 रुपया है और आपके पास $1 है। हमारे पास 1 रुपया है, आपके पास $1 है। यह हमारे पास 10 रुपया है, आपके पास $1 है। तो देखने में तो ये बड़ा लग रहा है, लेकिन वास्तव में ये बड़ा है। क्यों? क्योंकि इसका जो 1 यूनिट है ना, यानी 1 रुपया, इसके 1 रुपया से बहुत छोटा है। ये इसका 69 टाइम्स है। आप मेरी बात को समझ रहे हैं। इसका 1 यूनिट और इसका 1 यूनिट समान नहीं है। लेकिन हाँ, अगर यहाँ पर ऐसा रहता कि हमारे पास 10 रुपया है और आपके पास 100 रुपया है, तो हम यहाँ पर कंपैरिजन जो है वो कर सकते थे। लेकिन अब डॉलर में रहेगा, या मान लो कि ये आपका टका में रहे, कोई कहे कि ये 25 टका है, 25 टका है जो बांग्लादेश का ढाका है, सॉरी बांग्लादेश का जो करेंसी है। मान लो कि ये 25 टका आपके पास है, मेरे पास 10 रुपये है। तो किसके पास ज़्यादा है यह हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है कि इसका 1 यूनिट क्या होगा और इसका 1 यूनिट मतलब कंपेयर हम नहीं कर सकते हैं। तो जब सेम यूनिट में रहेगा, एक एक यूनिट का वैल्यू जब समान रहेगा, तभी तो हम कंपेयर कर सकते हैं बंधु। कंपेयर हम तभी कर सकते हैं जब इसके 1 यूनिट का वैल्यू और इसके 1 यूनिट का वैल्यू समान होगा। तो एक्चुअली जो कंबाइन किया जाता है अनुपात को, वो इसीलिए ताकि इन सब में कंपैरिजन हो सके। अभी हम नहीं कह सकते कि B + C मिलकर के 12, 8, 20 यूनिट होगा। ऐसा अगर हम कहेंगे तो ये एकदम गलत होगा। ये रुपया में डॉलर को सीधा सीधा जोड़ देना हुआ, मतलब 5 रुपया और $10 यानी 15, ये गलत हो जाएगा। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि A + B 13 यूनिट होगा, C + D 12, 7, 19 यूनिट होगा। तो इसका यूनिट और इसका यूनिट में डिफरेंस है, दोनों सेम यूनिट नहीं है। ठीक है, तो कंबाइन करने का कंडीशन जो है वो हर हाल में यही होगा, 2 अनुपात कंबाइंड नहीं होगा जब इनका 1 यूनिट यानी HCF डिफरेंट होगा, और ये 2 अनुपात कंबाइंड हो जाएगा जब इसका 1 यूनिट यानी HCF समान हो जाएगा। फिर से हम बोल रहे हैं, 2 अनुपात कंबाइंड नहीं होगा जब इनका HCF यानी 1 यूनिट का वैल्यू डिफरेंट होगा, और ये दोनों अनुपात कंबाइंड हो जाएगा कब? जब इनका HCF यानी 1 यूनिट का वैल्यू समान हो जाएगा। ठीक है, रात को जाग के हम वीडियो बना रहे हैं आपके लिए, इसलिए थोड़ा सा सिंसियरली इन चीज़ों को समझना, ठीक है ना। थोड़ा जीवंत होकर के चीज़ों को पढ़ना है, अपना दिमाग लगाना है। टोटली डिपेंडेंट अगर आप टीचर पे हो गए तो चाहे कितना ही महान टीचर होगा, आपका नैया पार नहीं लगा सकता है। मेरी बात को आप समझ रहे हैं। अगर आपका अपना ही बर्तन छोटा है तो उसमें समुद्र भी उड़ेल दिया जाएगा। जैसे आप एक गिलास लेकर के बैठ जाइएगा जिसकी कैपेसिटी 250 ml है, तो उसमें अगर हम समुद्र भी उड़ेल देंगे उसमें तो 250 ml ही आएगा। इसलिए अपनी कैपेसिटी को बढ़ानी है, आप अपनी कैपेसिटी को बढ़ाइए, अपना कंसंट्रेशन, अपना अटेंशन, उसको आप यहाँ फोकस रखिए। ठीक है, कंसंट्रेशन हिलना नहीं चाहिए, एकदम शांत बैठिए और एक एक चीज़ को ठीक से देखिए, उस पर विचार कीजिए, सोचिए। आगे बढ़ते हैं। कॉम्बिनेशन को समझने के लिए थोड़ा सा एक और कॉन्सेप्ट है जिसका थोड़ा सहारा हम लेना चाहते हैं। देखिए, डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। अगर 2 व्यक्ति एक साथ चलना आरंभ करें, दोनों का स्पीड अगर समान हो और दोनों ने समान दूरी तय किया है, इसका मतलब क्या है कि उनके द्वारा समय भी समान लगा होगा। ठीक है, इस फॉर्मूला में आप देखिए D = S × T।
अगर दो व्यक्ति के द्वारा तय की गई दूरी यानी d समान हो और s भी दोनों का समान हो तो t तो अपने आप समान हो जाएगा। ऐसा ही एक एग्जाम्पल हमने लिया है, टोटल कॉस्ट ये है, आप कोई सामान परचेज करने जाते हैं तो अगर 20 रुपये केजी है सामान, अब 5 केजी लेते हैं तो टोटल कॉस्ट कितना आप पे करते हैं, 100 रुपया। 20 गुना 5 यानी 100। तो अगर दो व्यक्ति सामान खरीदे, दोनों के लिए रेट समान हो और दोनों ने टोटल कॉस्ट समान पे किया है, इसका मतलब है कि दोनों ने समान वजन का सामान खरीदा होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमने दो संख्या लिया a और b जिनका रेशियो है 3:2। HCF हमने आपको क्या बताया था कि हमेशा 1 यूनिट के बराबर होगा। अगर मान लो कि HCF हमारा 20 है यानी 1 यूनिट का मान 20 है, तो यहाँ से हम a का वास्तविक मान निकाल सकते हैं। a का वास्तविक मान क्या हो जाएगा, HCF गुना 3, 1 यूनिट यानी HCF। 3 यूनिट का मान क्या होगा, 1 यूनिट अगर 20 है तो 3 यूनिट का मान क्या होगा, 60 होगा। वैसे भी आप सोच सकते हैं। और दूसरा ये भी तरीका है सोचने का कि वास्तविक मान क्या होता है, रेशियो वैल्यू कब आता है, जब हम वास्तविक मान से HCF को रिमूव कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। तो फिर रेशियो से वास्तविक मान में जाने के लिए हम HCF से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये हो जाएगा 3 गुना 20। अच्छा, इसका वास्तविक मान निकालने के लिए क्या करना होगा, 2 गुना 20। ठीक है, यानी किसी भी एक चीज़ का वास्तविक मान निकालने के लिए हम HCF को रेशियो वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अच्छा a प्लस b अगर निकालना हो तो तब फिर आप इन दोनों को ऐड कर दीजिएगा, यानी 3 गुना 20 प्लस 2 गुना 20। यहाँ से 20 आपका कॉमन आ जाएगा ना, तो अंदर में क्या रहेगा, 3 प्लस 2 गुना 20। ये 20 आपका क्या है, HCF है, और ये 3 प्लस 2 क्या हो गया, रेशियो वैल्यू का योग, यानी सम ऑफ नंबर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ा, सम ऑफ रेशियो वैल्यू, यानी संख्याओं का योग निकालने के लिए रेशियो वैल्यू को जोड़ करके उसमें HCF से गुना करना पड़ा। तो यही हमने यहाँ लिखा कि रियल वैल्यू ऑफ a प्लस b, यानी दोनों संख्याओं के योग का वास्तविक मान सम ऑफ नंबर यही है, बराबर रेशियो वैल्यू ऑफ a प्लस b इंटू HCF, यही हमने लिखा। डिफरेंस अगर निकालने के लिए कहेगा, डिफरेंस अगर आपसे निकालने के लिए कहेगा तो आप क्या करेंगे, इसमें इसको माइनस कीजिएगा। तो जब माइनस कीजिएगा तो 20 तो कॉमन आएगा ही, अंदर में क्या रह जाएगा, 3 माइनस 2 गुना 20, यानी डिफरेंस ऑफ रेशियो वैल्यू, यानी रेशियो वैल्यू ऑफ a माइनस b, है ना, में गुना किसी से करना है, HCF से। ठीक है, इतना बात आप ठीक से इसको 1-2 बार देख लीजिए और समझिएगा। अब इसको हम मिटा रहे हैं। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम। अगर इसे आपने ठीक से अपने माइंड में एडजस्ट नहीं किया तो फिर आगे आपको समझने में परेशानी हो सकती है। हालांकि हर स्टूडेंट का अपना अपना स्तर होता है, जो हम बोलते हैं वो हर किसी के लिए नहीं बोल रहे हैं, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ये आपका इंटेलेक्ट लेवल, आपका समझ क्या है, उसके हिसाब से आप समझिएगा बातों को। अगर आपको बेहद आसान ये सब लगे तो आप फास्ट फॉरवर्ड कर दीजिएगा, अगर थोड़ा मुश्किल लगे तो रिपीट कर लीजिएगा। क्योंकि ऑनलाइन में हम आपको देख तो पा नहीं रहे हैं, ऑफलाइन क्लास होता था तो स्टूडेंट के आंखों में देख करके ये पता चल जाता था कि कौन कितनी बातों को समझ पा रहा है, कौन नहीं समझ पा रहा है। यहाँ तो ऐसा कोई इंतज़ाम है नहीं, हम तो बस वीडियो बना रहे हैं, लग रहा है कि दीवार से बात कर रहे हैं या फ़ोन से बात कर रहे हैं, कुछ बात समझ में नहीं आती है। इसलिए ये ऑनलाइन क्लासेस में हमारा इंटरेस्ट कभी रहा नहीं। पिछले साल हमने 2-4 वीडियो बनाया था HCF LCM का, मगर
जो सजीवता ऑफलाइन क्लासेस की है वो यहाँ पे नहीं आती है, इसलिए हमने छोड़ दिया वीडियो बनाना। लेकिन अब हमारे पास या किसी के पास भी कोई चारा है नहीं तो बनाना पड़ता है। देखिए ए और बी का अनुपात दिया हुआ है 3:2। अगर एक और रेशियो रहे P/Q, ये है 5:3। ठीक है, ये है आपका ए और बी का अनुपात 3:2, P और Q का अनुपात है 5:3। अब आप बात समझिएगा, इसे कंबाइन करना है, इसे कंबाइन करना है। कंबाइन करने का क्या मतलब होता है? कंबाइन करने का मतलब होता है कि HCF दोनों का बराबर होना चाहिए। अगर बराबर HCF हो गया तो कंबाइंड हो जाएगा। ऐसे ही कैसे कंबाइन कर दें? अभी तो इन दोनों का HCF बराबर है या बराबर नहीं है ये तो हमें पता है नहीं, तो ये दोनों ऑलरेडी कंबाइंड है या नहीं कंबाइंड है ये हमें पता नहीं है। तो कंबाइंड करने के लिए हमें करना क्या होगा? HCF को बराबर करना होगा। HCF को बराबर करेंगे कैसे? तो जब भी सवाल में इन दोनों को कंबाइन करना होगा, कुछ डायरेक्ट या कुछ इनडायरेक्ट रूप से हिंट आपको इन तीनों में कोई एक दिया हुआ रहेगा। जो ये तीनों हमने डिस्कस किया है, इन तीनों में कोई एक आपको दिया हुआ रहेगा कंडीशन। ये तीन कंडीशन है। HCF को यहाँ से देखिए, इन तीनों में HCF आपको दिख रहा है ना, इस तीनों में कोई एक कंडीशन सवाल में रहेगा तो HCF को आप बराबर कर लीजिएगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? जैसे अभी सवाल ये इनकम्प्लीट है, अगर अभी आपसे कोई कहता है कि इसे कंबाइन कर दो तो वो बेवकूफ़ होगा, अभी इसे कंबाइन नहीं किया जा सकता है। लेकिन अब कुछ कंडीशन दे दिया जाए, जैसे कहा जाए सवाल में आपसे कि भैया A बराबर है P के। A बराबर किस चीज़ के है? P के। अच्छा, एक बराबर है P के, इसका मतलब क्या हुआ कि रियल वैल्यू ऑफ A का वास्तविक मान, A का वास्तविक मान RL रियल वैल्यू P के वास्तविक मान के बराबर है। ठीक है, दो चीज़ों का हमने अभी आपको एग्जाम्पल दिया था, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। हमने कहा कि दो व्यक्ति दूरी तय करता है, समान दूरी दोनों यदि तय करता है, अगर उसका स्पीड भी समान है तो टाइम अपने आप समान हो जाएगा। A और P का वास्तविक मान समान है ऐसा कहा जा रहा है, यानी ये वाला हिस्सा समान है। अगर ये भी समान हो जाए तो ये अपने आप समान हो जाएगा। बात आप समझ रहे हैं? A का वास्तविक मान जितना है P का भी वास्तविक मान उतना ही है। HCF डेफिनेटली इसका और इसका अलग होगा अभी। लेकिन अगर हम रेशियो वैल्यू को समान कर दें ना, तो इक्वेशन आप देखिए ना कि वास्तविक मान दो चीज़ों का यदि समान हो और रेशियो वैल्यू भी समान हो तब HCF तो अपने आप समान हो जाएगा दो अलग अलग सिचुएशन में। तो यहाँ वास्तविक मान तो समान है दोनों का, लेकिन रेशियो वैल्यू इसका 3 है, इसका 5 है। ठीक है, हमेशा जीवंत होकर के पढ़ना। जीवंत होकर के पढ़ने का मतलब ये होता है कि जो कहा जा रहा है उसको हम बस मान लें, ऐसा नहीं। ठीक है, हमेशा जीवंत होकर पढ़ने का मतलब होता है कि जब तक हमको समझ में नहीं आ रहा है तब तक हम स्ट्राइक करेंगे। हम बस आपको एक हिंट दे रहे हैं, हम आपको एक सहारा दे रहे हैं। टीचर कभी आपका नैया पार नहीं लगा सकता है। जब भी पार करेंगे नदी को, आप खुद पार करेंगे, ध्यान रखिएगा। हम क्या करेंगे, इसके और इसके रेशियो वैल्यू को भी समान कर देंगे। इसका वास्तविक मान लो 30 होगा तो इसका भी वास्तविक मान 30 होगा ना बंधु, जैसा कि कहा जा रहा है सवाल में कि दोनों का वास्तविक मान बराबर है A और P का। तो मान लो इसका अगर वास्तविक मान 30 है तो इसका तो HCF कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अगर इसका भी वास्तविक मान 30 है तो इसका HCF 10 नहीं होगा, इसका HCF अभी कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों का रेशियो वैल्यू हम बराबर कर दें, जैसे रेशियो वैल्यू बराबर करने के लिए क्या करना होगा
इसमें आप 5 से गुना कर दीजिए। अगर इसमें आप 5 से गुना कीजिएगा तो इसमें भी आपको 5 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें आप 3 से गुना कर दीजिए, फिर आपको इसमें भी 3 से गुना करना होगा। अब बात समझ रहे हैं? तो ए का वास्तविक मान क्या हो गया 15, सॉरी रेशियो वैल्यू क्या हो गया 15, और पी का भी रेशियो वैल्यू क्या हो गया 15, ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ कि दोनों का रियल वैल्यू तो समान है ही, रेशियो वैल्यू भी समान हो गया। अब बताइए कि इस रेशियो का एचसीएफ क्या हो जाएगा। अगर वास्तविक मान है 30 और रेशियो वैल्यू है 15, तो अब इसका एचसीएफ बचा 2, और उसी तरह से इस रेशियो का भी एचसीएफ हो जाएगा 2, चूँकि रियल वैल्यू 30 रेशियो वैल्यू 15, यानी कि दोनों के रेशियो वैल्यू एचसीएफ को हमने क्या किया, समान कर दिया। जब एचसीएफ समान हो गया तो ये अनुपात और ये अनुपात कंबाइंड हो गया। अब बात समझ गए हैं? यही हम समझाना चाह रहे थे। अगर इतना आप समझ गए हैं दैट मीन्स आपने कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियो सीख लिया, ठीक है। साथ में आप नोट भी करते चलेंगे, और सबसे बड़ी चीज़ है कि अपने बुद्धि की ताकत लगाना नहीं छोड़ेंगे। कभी भी आपके मन में प्रश्न उठता है तो वो प्रश्न आपका वाजिब और आपकी सच्चाई है, उस प्रश्न का दामन छोड़ देंगे। अगर अपनी क्यूरियोसिटी का आपने त्याग कर दिया ये सोच करके कि सर जो पढ़ा रहे हैं वो तो सही ही होगा, वो मेरे लिए सही है, आपके लिए अभी सही नहीं हुआ है। आपके लिए तब सही होगा जब आप खुद से पूरा चीज़ को समझ जाइएगा। देखिए, तो एक तरीका, एक कंडीशन, इस कंडीशन के अंतर्गत हमने दोनों अनुपातों को कंबाइंड किया। अगर कंडीशन ये दिया हुआ रहे कि भैया a प्लस बी बराबर है p प्लस क्यू, कंबाइंड होने के बाद क्या हो जाता है ये पता है ना। कंबाइंड जब हो गया था अभी, जैसे आपने इसमें 5 से मल्टीप्लाई किया था तो ये हो गया था 15, a 15 और b आपका 10 और C आपका 15 और सॉरी P है ना, P 15 और Q आपका 9। इन सब को हम एक साथ लिख सकते हैं, और फिर हम ये कह सकते हैं कि भैया B जो है वो Q से हर हाल में बड़ा होगा ही होगा। यहाँ तो B छोटा दिख रहा है लेकिन छोटा है नहीं, इसका इस समय 2 यूनिट इसके 3 यूनिट से ज़्यादा है। समझ रहे बात को? जब इन्हें कंबाइन किया तब असल में पता चला कि क्या किसकी क्या औकात है। A और P बराबर है, B Q से बड़ा है, ठीक है। तो अगर सवाल में जब ऐसे दे दिया रहेगा कि A प्लस B P प्लस Q के बराबर है, तो इस कंडीशन में आप क्या कीजिएगा बोलिए? A प्लस बी और P प्लस क्यू अगर बराबर है तो इस कंडीशन में आप क्या कीजिएगा कि इन दोनों के योग का रियल वैल्यू इन दोनों के योग के रियल वैल्यू के समान है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, इन दोनों के योग का जो रेशियो वैल्यू होगा उसको समान कर देंगे इन दोनों के योग के रेशियो वैल्यू से। मतलब ये 3 2 5 है और ये 5 3 8 है, इसमें आप 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसमें आप 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। दोनों को जोड़ के देख लीजिएगा, ये 5 है तो इसमें हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि इन दोनों का योग कितना था 8 था, तो ये अब इसका योग 8 × 5 = 40 हो जाएगा और इसका भी योग अब 8 × 5 = 40 हो जाएगा। 8 × 3 = 24, 8 2 16, 16 24 40, ठीक है। अब हमारा क्या हो गया, दोनों अनुपात कंबाइंड हो गया। आप बात समझ रहे हैं? अब आप फिर इन सबको एक साथ में लिख सकते हैं। आइए, तीसरा कंडीशन दिया हुआ रहेगा अगर इस तरह से, तीसरा कंडीशन अगर दिया हुआ रहेगा इस तरह से कि a - b बराबर p - q, तो इस कंडीशन में आप क्या कीजिएगा, a - b यानी 1 यूनिट, p - q यानी 2 यूनिट, तो इसमें आप 2 से गुना कर दीजिए
और इसमें आप 1 से गुना कर दीजिए, ये भी आपका कंबाइंड हो गया। ठीक है, मतलब तीनों कंडीशन में हमने देख लिया। इवन हम आपको बता रहे हैं इस तरह से भी रहेगा सवाल दिया हुआ कि a माइनस बी बराबर है q के, तो a माइनस बी कितना यूनिट है, 1 यूनिट, और q के कितना यूनिट है, 3 यूनिट। तो इसमें आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इन दोनों का अंतर देखिए, 3 हो जाएगा, 3 तिया 9 में 6 गया 3, और q भी है 3, यानी जिस चीज़ का वास्तविक मान बराबर है उस चीज़ का आनुपातिक मान भी हमने बराबर कर दिया, यानी जिस चीज़ का रियल वैल्यू समान था उस चीज़ का रेशियो वैल्यू भी हमने समान कर दिया। ये कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियो है। ठीक है, ये हम अभी सीख रहे हैं कि कंबाइन कैसे किया जाता है अनुपातों को। अगर सवाल में कह दिया जाए कि भैया a और q बराबर है, तो a और q अगर बराबर है तो कंबाइन करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। इसका रियल वैल्यू अगर बराबर है तो रेशियो वैल्यू भी बराबर है, यानी कि दोनों अनुपात जो आपका है ये ऑलरेडी कंबाइंड है, इसे कंबाइन करने की आवश्यकता नहीं है। दैट मीन्स आप एक लाइन में a b p q को लिख सकते हैं 3:2:5:3। अगर सवाल में कह दे कि b बराबर p माइनस क्यू, तो इस कंडीशन में देखिए b का वैल्यू 2, p माइनस क्यू का वैल्यू 2, यानी जिन चीज़ों का रियल वैल्यू बराबर आपसे कहा जा रहा है उनका रेशियो वैल्यू भी ऑलरेडी बराबर है। दैट मीन्स इस कंडीशन में भी आपका दोनों अनुपात बंधु क्या होगा, कंबाइंड होगा। ठीक है, तो ये अभी हमने सीखा इस वीडियो में कि दो अनुपात को कंबाइन कैसे किया जाता है। ठीक है, इसके अगले वीडियो में हम ये देखेंगे कि कॉम्बिनेशन सीखे जो हम अभी सर जो इतना पटके हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियो को सीखने में, इसका एप्लीकेशन क्या है सवालों में, इसका फ़ायदा क्या है, हम आपको दिखाएंगे कि बड़ा से बड़ा सवाल आप यकीन नहीं कीजिएगा जिसमें पेज 2-2 पेज भर जाता है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियो का सही कॉन्सेप्ट होने पर सवाल बहुत आसानी से बन जाता है। आप मेरा वीडियो देखिएगा, एक हाल फिलहाल में एंगल बाइसेक्टर का ज्योमेट्री का हमने वीडियो बनाया है, उसमें एक बहुत टफ सवाल है। अगर कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियो नहीं जानेंगे आप तो फिर उसमें 2 पेज एक सवाल में लग जाएगा, लेकिन वहाँ हमने कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियो को अप्लाई किया और बहुत आराम से बनाया उस सवाल को। और उस वीडियो में हमने कहा कि जल्दी ही हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियो का वीडियो ये अपलोड कर देंगे, इसलिए हमने बनाया है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप रिवीजन कीजिए। अगले वीडियो में रेशियो चैप्टर के अंतर्गत जो सवाल, जिन सवालों में कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियो अप्लाई होता है उन सारे सवालों को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी रात है इसलिए हम गुड नाइट आपसे कहेंगे और आज का वीडियो यहीं तक। ठीक है, हैव अ नाइस नाइट।